हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज है डे 19। और आज जो मैं आपको पोएम पढ़ाने वाली हूँ बहुत ही सेंसिटिव सी पोएम है जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री, जो कि जीव पटेल की पोएम है। और आज जो है हम इसी को पढ़ेंगे। और ये है, देखिए, KVS TGT इंग्लिश ऑन किलिंग अ ट्री। और इसी के साथ अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को ऑन किलिंग अ ट्री जो है वो बताऊंगी। ये जगह जगह नो किलिंग अ ट्री हो गया, उसको ठीक करना पड़ रहा है मुझे। ऑन किलिंग अ ट्री है ये। तो सबसे पहले ऑन किलिंग अ ट्री के ऑथर के बारे में जान लेते हैं। तो ऑन किलिंग अ ट्री जो लिखा गया है, ये लिखा है जीव पटेल ने। इज एन इंडियन पोएट। ये एक इंडियन पोएट की पोएम है जो प्ले राइट है, पेंटर है, एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन डॉक्टर बेस्ड इन मुंबई। Patel belongs to a group of writers who have subscribed themselves to the green movement. इन्होंने खुद को ग्रीन मूवमेंट में सब्सक्राइब जो है वो किया है, which is involved in an effort to protect the environment, जो environment को protect करने का जो है वो सोचते हैं। His poems speak of deep concerns for nature. उनकी poems में हमें एक जो देखने को मिलता है concern for nature देखने को मिलता है। और man's cruelty. Patel's works include How Do You Withstand, Body and Mirrored Mirroring. He has also written 3 plays titled Princess, Savaska and Mr. Behram. Patel participated in the Mental BML France in 1976, India Myth and Reality Oxford in 1982, Contemporary Indian Art, Royal Academy. Patel belongs to an avant-garde grouping of artists based in Bombay and Baroda. Avant-garde का मतलब होता है समय से पहले जो लिखने वाले होते हैं। He has been conducting a poetry workshop in Rishi Valley School for more than a decade. He edited a collection of poetry which was published in 2006. His poetry is included in Anthology of Contemporary Indian Poetry. One of his poems, licensed from the collection How Do You Withstand, is included in the anthology Confronting Love, edited by Arundhati Subramaniam and Jerry Pinto. He has been translating poems from the 17th century. जो 17वीं सेंचुरी से वो पोएम्स जो हैं ट्रांसलेट कर रहे, 17वीं सेंचुरी की पोएम्स को वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। गुजराती पोएट आखो इनटू इंग्लिश ऑन किलिंग अ ट्री अपीयर्स बोथ इन 10-20th century poets and 2 decades of Indian poetry. इसमें ये पब्लिश हुई है। अब अगर हम इस पोएम को देखें, भाई ये पोएम बहुत अच्छी पोएम है। आयरॉनिकली उन्होंने इस पोएम में काफ़ी सारी चीज़ों को टच किया है। द पोएट थ्रू दिस पोएम आयरॉनिकली कन्वेज अ प्रोफाउंड मैसेज टू द रीडर्स ऑन सेविंग ट्रीज। ट्रीज को बचाने के ऊपर उन्होंने एक मैसेज दिया है और उन्होंने इसमें यह बताया है कि किलिंग अ ट्री इज इक्वलेंट टू किलिंग अ पर्सन। और इसमें जो है ही आयरॉनिकली कन्वेज अ मैसेज दैट वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इसका जो टाइटल है वो ऑन किलिंग अ ट्री, ये एक आयरॉनिकल टाइटल है बिकॉज जो इसका अंडरनीथ मीनिंग है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द पोएट वांट्स टू से। और ट्रीज में भी वैसे ही फीलिंग्स होती हैं, वैसे ही उनका जो है वो होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स की तरह ही। थ्रू आउट द पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड वेरियस इफेक्टिव स्टेप्स टू कम्प्लीटली किल और डिस्ट्रॉय ट्री। पेड़ को काटने के और उसको जो है उसको उन्होंने वेरियस स्टेप्स बताए हैं, हाउ अ ट्री कैन बी कट। Poet is trying to stop the killing of a tree. He is truly trying to stop the killing of trees by sensitizing people towards importance of trees. Trees कितने important है हमारी लाइफ में। आप किसी को कोई चीज़ सीधे बोलते हो तो उसे वो बात समझ में नहीं आती, लेकिन वही व्यंग्यात्मक रूप में बोलते हैं तो वो बात सीधा घुसती है। तो इसी में ये बताया गया है, आयरनी दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच द लिटरल मीनिंग इज डिफरेंट एंड द इम्प्लाइड मीनिंग इज डिफरेंट। तो अगर किसी का मजाक उड़ाना है, किसी की ऐसा लगता है कि ये सामने तारीफ करी जा रही है मगर वो तारीफ नहीं होती है, वो मजाक जो है उड़ाया जाता है। और इस पोएम में उन्होंने इसको इफेक्टिवली यूज किया है। कंटेंट जो इसका इंटेंडेड मैसेज है वो ये है कि पेड़ को मत काटो, उनको वो पेड़ का काटना एक ह्यूमन बीइंग के मर्डर करने जैसा है। दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स जस्ट लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय देम। वो लोगों को परसुएट कर रहे हैं कि डू नॉट कट अ ट्री। पोएट सजेस्ट स्टेप्स फॉर, और इसमें आयरनी क्या है, पोएट इसमें बता रहे हैं कि एक पेड़ को कैसे काटना चाहिए। जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो यू विल understand clearly the irony
of this poem. Stanza 1. It takes much time to kill a tree. एक पेड़ को काटने में बहुत समय लगता है. Not a simple jab of the knife. एक चाकू के जैब प्रहार से पेड़ नहीं कटता. It has grown, slowly consuming the earth. एक पेड़ बीज के रूप में जब धरती में होता है, कंज्यूम करता है अर्थ को. राइजिंग आउट ऑफ इट, फिर उससे जन्म लेता है. जैसे एक बच्चा मां के पेट में मां के बीज के रूप में आता है और मां किसे वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो लेता है, देन इट कम्स आउट. इन द सेम वे धरती का पोषण ट्री लेता है, राइजिंग आउट ऑफ इट, उससे बाहर जो है वो निकलता है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, धरती की जो क्रस्ट है, जो लेयर है, उस पे वो फीड करता, उसकी जड़ें फीड करती, खाती हैं. यानी कि वो धरती का पोषण अपने अंदर समाहित करता है. एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों साल सनलाइट, एयर, वाटर लेने के बाद, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड. और लेप्रेसी का जो पेशेंट होता है, जो कोढ़ का रोगी होता है, तो उसके स्प्राउटिंग, तब उसमें से जब एक जैसे उसको कंपेयर करा है कि लेप्रस हाइड, कि लेप्रस की जैसे एक लेप्रस का एक कोड़ी जो है छिपा रहता है, उसके बाद उसमें से लीव्स जो हैं वो फूटती हैं. तो द आयरनी इज हियर कि इफ यू वांट टू किल अ ट्री, it is not as easy as you consider it to be. Why? Because after so many years, a plant turns into a tree. It takes nutrients from the earth. After so many years, years of sunlight and water, after so many seasons, and after so many things, a plant turns into a mature tree. So if you think that by just jabbing a knife over it you can kill that tree, it's not possible. So the irony is here कि जो पेड़ इतने लंबे समय के पोषण के बाद खड़ा होता है, उसे इतना आसान नहीं है हिलाना. इतनी आसानी से एक चक्कू मार के तुम नहीं उसे कर सकते. एक चाकू मार के तुम उसको जो है काट नहीं सकते, उसको मार नहीं सकते. और मैं बताता हूं कि उसे कैसे मारो. सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन. तो जो है तुम सोचो कि बार बार उस पर प्रहार करो, काटो, दिस अलोन वोंट डू इट. ऐसे नहीं कटेगा पेड़, ऐसे नहीं मरेगा पेड़. नॉट सो मच पेन विल डू इट. इतना पेन लेने की जरूरत नहीं है. अगर तुम उसको पेड़ को मार रहे हो, बहुत दर्द होगा, पेड़ को बहुत दर्द होगा, मगर पेड़ पेन से मरेगा नहीं. द ब्लीडिंग बाक विल हील. वो जो खून बहती हुई जो बाक है, वो जो उसकी जो चमड़ी है, यानी कि उसकी जो बाक होती है, तना जो होता है उसका, ब्लीडिंग बाक, वो जो छाल है उसकी, वो हील कर लेगी. ऐसे थोड़ी ना होता है. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और फिर ग्राउंड के पास से ही विल राइज. दोबारा से तुम जित काटोगे और दोबारा से कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, तो फिर छोटे छोटे जो ट्विग्स है वो जो है टहनियां उगाएंगी, मिनिएचर बोज, और फिर जो है छोटी छोटी टहनियां उगाएंगी. अरे ऐसे काट के तुम थोड़ी ना कर लोगे. सो हियर ही सेज, ironically he says, it is not easy to cut a tree. If you try to cut a tree and if you inflict pain on tree, so what will happen next? The tree will heal itself. Its bark will heal itself. And what will happen? It will grow again. So don't try to cut. Don't cut the upper part of the tree. It won't do. You won't be able to kill a tree. पेड़ को मारना है तो कैसे मारो? The root is to be pulled out. पेड़ को मारना है तो उसकी जड़ें खींच दो. Out of the anchoring earth. वो जड़ें जहां पर उसने अपना रेस्टिंग प्लेस बना रखा है, उस जड़ों को उखाड़ दो. It is to be robbed. उसकी जड़ों को बांध दो. And pulled out. उसको जो पेड़ को बांधो और जड़ समेत खींचो. Snapped out. फेंक के मारो उसको.
पुल्ड आउट एंटायरली, अब खींच लो पूरा पेड़ जो है वो जड़ समेत खींच लो आउट फ्रॉम द अर्थ केव। इतने लंबे समय से पेड़ जो है वो धरती में अपनी जगह बनाया हुआ था, तो अब जब तुम उसे जड़ समेत उखाड़ोगे तो वहां एक केव बन जाएगी। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और ट्री तुम्हारे सामने कोई हैसियत थोड़ी रखता है, काट के फेंको उसे, उसको उखाड़ के फेंको। द सोर्स वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव, और जो वो सोर्स है ना सफेद रंग की गीली जड़, द मोस्ट सेंसिटिव, वो जो सबसे सेंसिटिव होती है, जो छिपी हुई है, फॉर years इनसाइड द अर्थ, वो जो सालों से धरती में छिपी हुई थी, वो जो इसने से पोषण दिया उसे काट के फेंको। ये क्या पेड़ को ऊपर ऊपर से काट रहे हो? सो हियर मतलब यू कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द पोएट। ही सेज यू वांट टू किल अ ट्री, डोंट जैब, डोंट कट द upper part of the tree, pull out the roots, tie up tree and uproot it completely, then only you will be able to kill a tree, and the tree will leave a cave, an earth cave, and the strength of the tree lies in its roots, and when you uproot it completely the tree will die. And this is the perfect murder, this is the perfect plan for murdering a tree. This is how you can kill a tree. So here he is saying that in the same way, you cannot, just as you cannot kill a person unless you attack on the sensitive parts of that person, in the same way, unless you uproot a tree, you won't be able to kill a tree. So here, in the next stanza, he says, then the matter of scorching and choking in sun and air. उसके बाद छोड़ दो उस पेड़ को, स्कॉर्चिंग, तपती हुई धूप में वो जड़ें सूख जाएंगी, चोकिंग, पेड़ को पानी नहीं मिलेगा, सन एंड एयर, हवा में सूख जाएगा, ब्राउनिंग, भूरा हो जाएगा, हार्डनिंग, पानी ना मिलने की वजह से हार्ड हो जाएगा, ट्विस्टिंग, मुड़ जाएगा, मुरझा जाएगा और मर जाएगा। ये है असली तरीका एक पेड़ को मारने का। ऊपर ऊपर से मत काटो, इतने बेशरम होते हैं फिर उगाते हैं, इतने बेशरम होते हैं कि फिर उगाते हैं, ऐसे मत करो, जड़ समेत उखाड़ दो। सो हियर यू कैन फील द पैंग्स ऑफ एंगर, कि हाउ पीपल आर डिस्ट्रॉइंग our environment, and through this poem he ironically says that if you kill a tree you are killing a human being. धरती पुत्र कहलाते हैं। तो अगर आप पेड़ को काट रहे हैं, पेड़ को जड़ समेत उखाड़ रहे हैं, तो आप उस पेड़ के साथ एक जीवन का भी नाश कर रहे हैं। So here he in this fourth stanza he says that if you left the tree, likewise it will be scorched and choked, it will eventually die. So to kill a tree, do not have any sort of mercy on that tree, just uproot that tree and it is done. So this is the hidden message of this poem is, trees too feel pain. Why inflicting pain on trees as well? Because trees are part and parcel of life, and by killing a tree you are destroying your future as well. So in this poem he has urged from the people, from the readers, not to kill a tree. So that is why here the title is ironical, because by presenting this pathetic picture of killing a tree, people will realize that we should not cut trees and we should plant more and more trees. Poetic devices of on killing a tree. यहाँ पहली जो device use हुई है, that's imagery. Here very strong imagery has been used, and it shows the growth of the tree by taking nutrients from the earth and absorbing air, sunlight. कि imagery है, imagery का मतलब होता है word picture बनना, कि trees कैसे जो है वो धरती से nutrients लेते हैं और उगते हैं. Slowly consuming the earth, rising out of its, feeding upon its crust.
पर्सोनिफिकेशन ट्री को ह्यूमन बीइंग के पूरी पोयम में ह्यूमन बीइंग के रूप में दिखाया है. ब्लीडिंग बार्क, खून बहता हुआ. वुंडेड बार्क. ऑन किलिंग अ ट्री एलिट्रेशन है. देखिए इसमें है द ब्लीडिंग बार्क, BB. सोर्स वाइट एंड वेट, WW. मेटाफर है इसमें द ब्लीडिंग बार्क, क्योंकि इसको ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करा गया है, तो ब्लीडिंग बार्क. Leprous hide, here the uneven discolored bark of a tree is compared to the discolored and gnarled skin of a person suffering from leprosy. तो यहाँ पर leprous hide है, metaphor figure of speech यूज हुआ है क्योंकि कोड़ी से इसको कंपेयर करा गया है. Repetition, the root is to be pulled out, snapped out, pulled out, तो repetition यूज किया गया है. Enjambment है, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight. एक से दूसरी लाइन में जो है वो स्ट्राइडिंग ओवर हो रहा है. और यहां पे राइम स्कीम अगर देखें तो ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है. मोस्टली जो इस तरीके की पोएम्स होती हैं वो फ्री वर्ड्स में ही लिखी जाती हैं, तो ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है. और अब इसको जो है मैं इसके एमसीक्यूज आप लोगों के सामने लेकर आई हूं. अब एमसीक्यूज करवा रही हूं. एमसीक्यूज ऑन किलिंग अ ट्री है, नो किलिंग अ ट्री नहीं है. तो ये है अ ट्री कैन नॉट बी किल्ड बाय, a tree cannot be killed by uprooting it, a simple jab of knife, striking with an axe. तो एक पेड़ को मारा नहीं जा सकता बाय a simple jab of knife. तो इस पोएम के हिसाब से by a simple jab of knife. The leaves of a tree sprout from the earth's crust, branches, twigs, leprous hide. कि जो पेड़ की जो जड़ें हैं वो कहाँ से जो है वो पेड़ की जो लीव्स जो है वो पेड़ की वो कहाँ से काट दोगे, तो अगर ऊपर से काटोगे तो लेप्रस हाइड से फिर से जो है वो निकलाएंगी, तो दैट इज लेप्रस हाइड. टाइम कंज्यूम टू किल अ ट्री इज, टाइम कंज्यूम टू किल अ ट्री इज लिटिल, मच, आवर्स, मिनट्स. अगर एक पेड़ को मारना है तो मिनटों में नहीं होगा, वो घंटों में होगा, क्योंकि पेड़ को उखाड़ के फेंकना होगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज द ट्री हैज ग्रोन फ्रॉम द अर्थ ओवर द अर्थ बाय कंज्यूमिंग द अर्थ इनटू द अर्थ. ट्री जो है जो जन्म लिया है ट्री ने बाय कंज्यूमिंग द, धरती का पोषण लिया है, तो दैट इज बाय कंज्यूमिंग द अर्थ. थ्री का आर्स नहीं होगा, इसका टाइम कंज्यूम टू किल अ ट्री इज मच. इसमें जो इसके हिसाब से दिया गया है वो मच होगा. ये टाइम कंज्यूम टू किल अ ट्री इज मच. थ्री का भी अब देखें मच होगा, ये मैं इसमें गलती से सी आर्स बोल गई. और ट्री हैज ग्रोन क्योंकि पोएम के हिसाब से लगाते हैं, तो ट्री हैज ग्रोन बाय कंज्यूमिंग द अर्थ. नाउ द नेक्स्ट वन इज द ट्री वाइल ग्रोइंग हैड फेड अपॉन. कि जब पेड़ ने जब ग्रो होते समय फेड अपॉन द अर्थ्स क्रस्ट, द अर्थ्स एक्सटीरियर, द अर्थ्स इंटीरियर. पोएम के हिसाब से लगाना है तो दैट विल बी द अर्थ्स क्रस्ट. द ट्री हैज ग्रोन absorbing sunlight, air and water, earth's crust, much time, air and water. तो पोएम के हिसाब से दिया गया है कि ट्री जो है वो ग्रो हुआ है अब्सॉर्ब करता हुआ सनलाइट, एयर एंड वाटर, years of sunlight, air and water. From close to the ground rises the bleeding bark, curled green leaves, miniature boughs and branches. कि अगर पेड़ को केवल काटोगे तो जो ब्रांचेस जो कर्ल्ड जो है क्या फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड से क्या जो है वो उगाएगा. कितने बेशरम होते हैं फिर उगाते हैं, दैट इज कर्ल्ड ग्रीन लीव्स. फिर से जो है वो कर्ल्ड ग्रीन लीव्स जो है वो उगाएंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज इन स्पाइट ऑफ सिंपली हैकिंग एंड चॉपिंग द ब्लीडिंग बार्क विल हील, मिनिएचर बोज विल स्प्राउट, ग्रीन ट्विग्स विल राइज, और ग्रीन ट्विग्स विल राइज, फ्लावर्स विल ब्लूम. इसमें बताया गया है कि अगर तुम सिर्फ हैक और चॉप करोगे तो क्या होगा कि जो वो खून निकलेगा बाक में से वो हील हो जाएगी. द ब्लीडिंग बाक विल हील. तो इसका होगा आंसर ए. 8 का आंसर होगा ए.
miniature bows if unchecked will no longer grow, rise towards the sky, expand to former size, go underground. अगर जो छोटे छोटे जो पौधे हैं उन्हें नहीं रोका गया तो क्या होगा, वो जो बोझ उग रहे हैं वो दोबारा से फिर वैसे ही हो जाएंगे. अगर सिंपल सा काटोगे वाटोगे तो उससे कुछ नहीं होना है, फिर से वो जो पत्तियां फिर से उगाएंगी. वो जो मिनिएचर बोझ है, छोटी छोटी बोझ है, वो फिर से जो है वो उसी फॉर्मर साइज में हो जाएंगे. एक्सपैंड टू फॉर्मर साइज. टू पुल आउट द रूट फ्रॉम द अर्थ इट नीड्स टू बी hacked and chopped, jabbed with knife, scorched and choked, roped and tied. अगर रूट्स को निकालना है तो पहले पेड़ को क्या करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, तभी हम उसको निकाल सकते हैं. तो दैट इज रोप्ड एंड टाइड. द uprooted root exposes the strength of the tree, the miniature boughs, the bleeding bark, the earth's crust. जो uprooted जो ट्री रूट है वो एक्सपोज क्या करेंगे, तो वो एक्सपोज करेंगे द uprooted root exposes earth's cave, the earth's crust, अर्थ की क्रस्ट को. भाई जब अर्थ की क्रस्ट को जो है वो एक्सपोज करेंगे. द डैश इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री. सबसे ज्यादा मोस्ट सेंसिटिव पार्ट क्या है, वो है सफेद और गीली जो रूट्स हैं, वो उसका सबसे सेंसिटिव और जो है वेट और वाइट एंड वेट रूट. इतनी मतलब इतनी सेंसिटिव पोएम है ये वाकई में. जो लोग एनवायरनमेंट को से वाकई में जो है नेचर से और प्यार करते हैं और एनवायरनमेंट को नहीं चाहते कि पेड़ वगैरह कटे, तो उनको ये पोएम वाकई में उनको टच करती है. जिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता पेड़ कटे तो कटे नहीं है, लेकिन जो सेंसिटिव लोग हैं वो उस पोएम को पढ़ के वाकई में उनको लगेगा ऐसा पढ़ रहे हैं जैसे कि ना एक ये कितना बड़ा व्यंग्यात्मक जो है वो एक पीस जो है उन्होंने लिखा है. फॉर ग्रोइंग बिग द ट्री एब्जॉर्ब्स एयर वाटर सनलाइट ए बी एंड सी. तो सभी चीज जो है वो एब्जॉर्ब करता है, ए बी एंड सी. लेप्रस हाइड रेफर्स टू द डैश ऑफ द ट्री होना चाहिए, बाक, रूट, लीव्स, ब्रांचेस. तो लेप्रोसाइड कोढ़ी की तरह जो है उसको बताया गया है. तो यहां पर ये देखिए ये लेप्रस हाइड जो है, लेप्रस हाइड रेफर्स टू द डैश ऑफ द लीव्स को जो है वो बोला गया है, दैट इज लेप्रस हाइड. तो कोढ़ी की तरह इसमें जो है दैट इज द ब्लीडिंग बार्क विल हील नेवर हील गेट वर्स लीड टू डेथ. तो जो ब्लीडिंग बार्क है वो जो ये एक उसका जो बार्क है, छाल है, उसका क्या होगा, वो हील हो जाएगी. अगर सिर्फ जैबिंग होगी तो वो उसे क्या होगा, वो हील हो जाएगी. नाउ द नेक्स्ट वन इज द कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स राइज फ्रॉम द अर्थ's crave, the uprooted tree close to the ground, the rough bark. अगर पेड़ को जड़ समेत नहीं उखाड़ा जाएगा तो कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स जो है वो कहां से जो है उगाएंगे. द अर्थ's cave, द uprooted tree close to the ground, the rough bark. तो जो पेड़ के ये जो कर्ल्ड ग्रीन लीव्स हैं ये होंगी क्लोज. अगर मतलब इन्हें उखाड़ा नहीं जाएगा, अगर पेड़ को जड़ समेत उखाड़ देंगे तब तो पत्तियां आएंगी ही नहीं. तो दैट इज क्लोज टू द ग्राउंड. द ब्लीडिंग, ये तो हो गया, ब्लीडिंग बार्क ऑफ द ट्री विल हील, ये भी हो गया. द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री इज आर द रूट्स. द टोन ऑफ ऑन किलिंग अ ट्री इज, जो ट्री ऑन किलिंग अ ट्री की कैसी है, कॉमिक, ट्रैजिक, सैटायरिक, पैट्रियोटिक. ये सैटायरिक है, आयरॉनिक है. आयरॉनिक टोन है इसकी, क्योंकि इसका जो मैसेज है वो यही दिया गया है कि डोंट कट अ ट्री. The poet who wrote on killing a tree is, that's Arthur Rimbaud, John Keats, जीव पटेल, रॉबर्ट ब्राउनिंग. तो ऑन किलिंग अ ट्री लिखी है जीव पटेल ने, इंडियन राइटर है, ग्रीन मूवमेंट से जुड़े हुए थे. द ब्लीडिंग बार्क विल, ये क्वेश्चन तीसरी बार आ गया. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. देन द मैटर ऑफ, ये है क्वेश्चन नंबर 22. देन द मैटर ऑफ ब्राउनिंग एंड हार्डनिंग, ट्विस्टिंग एंड विदरिंग, हैकिंग एंड चॉपिंग, स्कॉर्चिंग. ये क्वेश्चन पूरा नहीं है
ऐसे इसमें ब्राउनिंग एंड हार्डनिंग जो है उसमें लिखा हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है ये देन द मैटर ऑफ, ये पोएम के हिसाब से देन द मैटर, ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन ही पूरा नहीं है। देन द मैटर ऑफ ब्राउनिंग एंड हार्डनिंग, ट्विस्टिंग एंड विदरिंग, हैकिंग, स्कॉट, देन द मैटर ऑफ का देखना पड़ेगा पोएम में क्या दे रखा था, एकदम से तो मुझे भी याद नहीं रहता है। तो देन द मैटर ऑफ के बाद क्या लाइन थी वो देख लेते हैं एक बार। Then the matter of scorching and choking है, then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is matter of scorching and choking है कि जो है matter of कि स्कॉर्च होगा क्योंकि सूरज की तपती हुई गर्मी से जो है वो बुरी तरीके से स्कॉर्च हो जाएगा, जल जाएगा। एंड चोकिंग क्योंकि पानी नहीं पहुंचेगा तो वो जो है उसको वो पेड़ जो है वो सूख जाएगा। अब फिर पूरा सब कुछ खत्म, उसके बाद पेड़ जो है वो मर गया। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग हो गया इसका आंसर, दैट्स डी। द सोर्स ऑफ द ट्री वॉज हिडन इन साइड द अर्थ फॉर, ये भी पोएम की उसमें से ही जो लाइन है उसमें से लिया गया है। द सोर्स ऑफ द ट्री वॉज हिडन इन साइड द अर्थ, सोर्स ऑफ द ट्री यानी कि बीज, फॉर ईयर्स, दैट इज फॉर ईयर्स। एंड देन इट इज डन, फिर वो मर गया। द वर्ड इट रेफर्स टू, वर्ड इट किसके लिए कहा गया है? हैकिंग, चॉपिंग, ट्विस्टिंग, किलिंग, इट यूज करा गया है। इट इज डन, वो जो है हो गया, काम हो गया, क्या? पेड़ के मरने का काम हो गया, दैट इज किलिंग। देन इट इज डन। द ट्री फेड अपॉन सनलाइट, एयर, वाटर, क्रस्ट, ट्री फेड अपॉन द क्रस्ट। आई थिंक ये फिर क्वेश्चन ये भी रिपीट हो गया है। द ट्री फेड अपॉन क्रस्ट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, तो नॉट सो मच पेन विल डू इट, द पेन इज कॉज्ड ड्यू टू नॉट सो मच पेन। तो ये जो है देखिए इसमें नॉट सो मच पेन विल डू इट, कि माना हैकिंग एंड चॉपिंग करोगे तो पेन, पेन किस चीज से होगा? पेन होगा, थोड़ी देर खून बहेगा मगर वो जो है हील हो जाएगा। तो किससे होगा? दैट इज हैकिंग एंड चॉपिंग। इट टेक्स डैश टाइम टू किल अ ट्री, ये पोएम में से ही है। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, बहुत लंबा समय जो है वो लग जाता है। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। Now question number 28, the most sensitive part of the tree refers to, ये भी क्वेश्चन जो है वो आ गया है मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी बार आ गया है। और ये था मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, पोएम को पढ़ के पता है, द मिनिएचर बोस, द ग्रीन ट्विग्स, द लीव्स, द रूट्स, रूट्स है सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट। द रूट इन ऑन किलिंग अ ट्री इज, जो रूट्स है ऑन किलिंग अ ट्री कैसी हैं? पेल एंड वेट, ग्रीन, वाइट एंड वेट, ग्रीन एंड वेट। तो अभी आप लोगों ने जब पढ़ा तो इस पोएम में जो जो रूट्स हैं ट्री की वो कैसी हैं? वाइट एंड वेट, सफेद है और गीली हैं। द ट्री गेट्स किल्ड ओनली आफ्टर हैकिंग एंड चॉपिंग, ट्विस्टिंग एंड विदरिंग, ब्राउनिंग एंड हार्डनिंग, स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग। जो पोएम के जो लास्ट के वर्ड्स थे अगर आप उसको देखें तो ये था ट्विस्टिंग एंड विदरिंग, कि पहले भाई उसमें स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग होती है, फिर ब्राउनिंग एंड हार्डनिंग होती है, फिर ट्विस्टिंग एंड विदरिंग और इट इज डन। फिर उसके बाद तो वो जो है दैट इज ट्विस्टिंग एंड विदरिंग, दैट इज ट्विस्टिंग एंड विदरिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बार्क ब्लीड्स ड्यू टू, बार्क में से, छाल में से खून क्यों निकलता है? ब्राउनिंग, विदरिंग, हैकिंग एंड चॉपिंग, ट्विस्टिंग, दैट इज हैकिंग एंड चॉपिंग। Out of the leprous hide of the tree sprouts branches, twigs, leaves, boughs. तो ये है that is out of the leprous hide of the tree sprouts leaves. लो जी, ये हो गया आपका लेप्रस हाइड ऑफ द ट्री। और एक इसमें मैं जो एक क्वेश्चन और देख लो, लेप्रस हाइड वाला जो है ये किसको रेफर किया गया, ये वाला क्वेश्चन और देखूं मैं एक बार।
लेप्रस हाइड रेफर्स टू द, ये मैंने आपको 14th वाला बताया, मुझे लग रहा था कि मैं गलत बोल रही हूं इसे। लेप्रस हाइड रेफर्स टू द डैश ऑफ द ट्री, तो ये लेप्रस हाइड जो बताया गया है ये रेफर्स टू द, यहां से ये जो बताया गया लेप्रस हाइड, ये कोढ़ी की तरह जो बताया गया, अगर हम इसको देखें यहाँ पे ये लेप्रस हाइड यहां पर भी लिया गया है और ये अब ये कंपेयर करा गया है, तो अब आप यहां भी देखिए ये रहा लेप्रस हाइड। Here the uneven discolored bark of a tree is compared to the discolored, ये bark के लिए यूज करा गया है, तो ये leaves नहीं है। यहां पर ये जो क्वेश्चन है, यहां पर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14 था, तो ये रहा क्वेश्चन, द लेप्रस हाइड रेफर्स टू द बार्क ऑफ द ट्री, ये लीव्स नहीं है, बार्क ऑफ द ट्री है। आखिर में आप लोग सही हो जाएंगे, और मैं जो है यहाँ पर बार्क ही करवाया था, आ रहा था यहाँ तक था, गलत बोल गई फिर इसमें, ठीक है। तो ये जो है दैट इज बार्क ऑफ द ट्री। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है। बाकी अब मिलते हैं कल तो होगी जो है कल मिलेंगे, ठीक है जी, चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, एंड पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, बाय बाय।